बुधवार को डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। मंत्रालय में आयोजित हुई बैठक में कई प्रस्ताव चर्चा के लिए आए, जिनमें से 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ल ने बताया कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार निषाद राज सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें मत्स्य पालन करने वाले लोगों को बोनस और सब्सिडी की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही उनके लिए अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 250 रुपए की अतिरिक्त राशि रक्षाबंधन पर दी जानी है, उसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, गुरुजन एवं साधु संतों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। हम सबके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि कुलपति को कुलगुरु के नाम का जो दर्जा मुख्यमंत्री जी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने भी उसको अडॉप्ट किया है और कुलगुरु का नाम कुलपति की जगह स्थापित किया गया है। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए की वित्तीय सहायता की राशि की वृद्धि होने वाली है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, उस दिन 1,27,00,000 लाडली बहनों को अब 250 बढ़ाकर और ये 1,500 रुपए हो जाएगा। 12 तारीख को ये जारी होगा, 12 जुलाई को। निषाद राज सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 10 जुलाई को निषाद राज जयंती में निषाद राज सम्मेलन होगा, जिसमें मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाएं वहां पर घोषित होंगी। इस सम्मेलन में पारिश्रमिक दरों में वृद्धि, बोनस वितरण, विश्राम हेतु जलाशयों के किनारे प्लेटफॉर्म की स्थापना एवं 5 करोड़ की लागत से आधुनिक केवट प्रशिक्षण संस्थान की भोपाल में स्थापना की जाना प्रस्तावित है। ये माझी और केवट समाज निषाद राज से सम्मेलन और निषाद राज जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात इस समाज के लोगों को मिलेगी। विजन डॉक्यूमेंट 2023 से 28 के बीच में सभी विधायकों को बना के तैयार करना है अपने क्षेत्र का एक समग्र विकास की योजना। उसमें प्रभारी मंत्री अपने प्रभार जिलों में जाएंगे और विधायकों के साथ बैठक करके उनसे चर्चा करके और उनके सभी के विजन डॉक्यूमेंट बन जाएं और उस विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर आने वाले अनुपूरक बजट में बजट का प्रावधान हो सके, जिससे विकास के काम जो चल रहे हैं वो लगातार चलते रहें। 2028 में सारा विजन एक तरीके से कंप्लीट हो सके, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। लुधियाना में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सत्र हुआ है 7 जुलाई को। 400 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 20,275 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री जी की विदेश यात्रा प्रस्तावित है 13 से 19 जुलाई दुबई और स्पेन की। इसमें व्यावसायिक बैठकें होंगी, विभिन्न कंपनियों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी। इस भ्रमण का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना, रोजगार के अवसर सृजित करना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना और वैश्विक निवेश की तमाम संभावनाएं जो हैं वो उस पर चर्चा होना है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से लेके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और अब लगातार इंटरैक्टिव सेशंस, विदेश यात्राओं में जाके और मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग करना, मध्य प्रदेश की पोटेंशियल को बताना, इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उसी कड़ी में ये विदेश यात्रा भी काफी लाभदायक साबित होगी। 13 जुलाई से 19 जुलाई दुबई और स्पेन। BRTS हटने से बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। भोपाल जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री जी ने BRTS को हटाने का निर्णय लिया था, आम भावनाओं और जो मांग थी, और उसके जो रिजल्ट आए हैं, हादसे में, एक्सीडेंट्स में 51% की कमी आई है और मौत में 70% की कमी आई है।
तो कंजेशन के कारण और ट्रैफिक के कारण जो दुर्घटनाएं होती थी, ये एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम कैबिनेट के एजेंडे में आया है। कैबिनेट के पहले जो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती है उसकी भी जानकारी आपको देने से वो पूरा एक शेयर हो जाता है। जो घटनाक्रम पिछले दिनों में हुए हैं उसकी भी चर्चा होती है कैबिनेट में, और फिर हम एजेंडे में आते हैं। तो जो चर्चा होती है वो भी आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि कभी कभी आप लोग पूछते हैं कि इसके अलावा और क्या बात हुई है, तो पहले हमें बता देना ठीक है। लेक व्यू रेजिडेंसी होटल भोपाल को पूरी तरह से उसका रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ था। आज DBFOT जो PPP मोड पे ये काम के टेंडर ऑलरेडी फ्लोट हो चुके हैं, उसमें निवेश संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि इसमें पंजीयन और मुद्रांक शुल्क जो भी डेवलपर आएगा उस राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिससे इन्वेस्टर फ्रेंडली हो और अच्छे बड़े ग्रुप्स आए यहाँ पर और एक अच्छा होटल वहां पर बना सके। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है, बिजली वितरण कंपनी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। 49,263 नवीन पद की स्वीकृति हुई है। इससे इसकी जो संगठनात्मक संरचना है उसको मजबूती मिलेगी और अल्टीमेटली पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन जीरो ग्राउंड पर परफॉर्मेंस के आधार पर ही अच्छी गुणवत्तापूर्ण बिजली उपभोक्ताओं को मिल पाती है। तो मैन पावर की कमी जो लंबे समय से महसूस हो रही थी उसको दूर करने के लिए 49,263 नए पद मंजूर किए गए हैं, तीनों को मिलाकर वितरण कंपनी। 49,263 ये नए पद हैं, और अब नियमित पद इनको मिला के 77,298 हो जाएंगे। रेगुलर पद, और इन बीच में जो कुछ संविदा और आउटसोर्स वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे और ये एडिशनल रेगुलर पद आ जाएंगे। प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन हेतु निःशुल्क शासकीय प्रतिपूर्ति, हानि की प्रतिपूर्ति एवं रबी विपणन 2024-25 में लक्ष्य से अधिक उपार्जित ग्रीष्म मूंग की स्वीकृति मिली है, क्योंकि लगभग 20 लाख टन मूंग के उपार्जन की संभावना है। और हमें भारत सरकार से 3.51 लाख जो खरीदी की मंजूरी मिली है, उसके लिए कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि केंद्र सरकार को और हम एक पत्र लिखें और 8,57 लाख मैट्रिक टन जो टोटल उपार्जन का 40% होता है, उसकी मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने का फैसला कैबिनेट में हुआ है। तो 20% होता था सर, 25 होता है, 25%। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कृषि सिंचाई जलकर की राशि में ब्याज राशि काफी हो गई थी, शास्ति दंड, वो जलकर की राशि किसान जमा नहीं कर पाए। लगभग 35 लाख किसानों को एक बड़ी राहत, बहुत ही उनको मदद की दृष्टि से उनकी जो दंड राशि है उसको माफ करने का फैसला हुआ है। लगभग 84 करोड़ रुपए, 84.17 करोड़ रुपए ये माफ किए जाएंगे, जिससे कि ब्याज राशि, ब्याज और दंड राशि, मतलब इंटरेस्ट, और फिर वो जो सरकार भरेगी। अब उनको सिर्फ मूल राशि भरना पड़ेगा। तो और 31/3/26 तक ये योजना की रहेगी। एक साल के अंदर सभी किसानों को ये मौका दिया जा रहा है, लगभग 35 लाख किसान हैं, कि वो इस योजना का, समझौता योजना का लाभ उठाएंगे, और अब उन पर न तो कोई ब्याज और न ब्याज पर दंड पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। एक बड़ी राहत है, 84.17 करोड़ रुपए माफ हो रहे हैं। कैनाल का पानी यूज करते हैं, कैनाल का पानी यूज करते हैं, ये पूरी तरह माफ, ब्याज और दंड राशि वो काफी हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल है। मार्च 26।
तक ये योजना लागू रहेगी, लोग उस इस बीच में जमा कर सकते हैं। तो अभी जो पैसे भरेंगे उसमें माफ हो जाएगी पेनल्टी पूरी कैबिनेट ने फैसला कर दिया है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में कतिपय संव्यवहारों पर देय शुल्क के संबंध में विशेष प्रावधान किया जाना प्रस्तावित हुआ है। इससे लगभग 212 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। ये जो अधिनियम है उसके संशोधन पर मंत्रिपरिषद ने फैसला किया है। ये भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन विधेयक का कैबिनेट ने अप्रूवल किया है। इससे लगभग 212 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। इसके मूल सूचकांक में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में कतिपय संव्यवहारों पर देय शुल्क के संबंध में विशेष प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। अब ये डिटेल जब आएगा तो आपको और एक्सप्लेन किया जाएगा। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये महत्वाकांक्षी योजना है। जनजाति क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए जनमन योजना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इस प्रकार के जो कार्यक्रम जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और तमाम बुनियादी सुविधाएं एक विशेष अभियान के अंतर्गत इन क्षेत्रों में पहुंचाई जा सके, उस दिशा में 66 नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति, संचालन पद की स्वीकृति एवं आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण का ये जो प्रस्ताव था वो मंजूर हुआ है। 2025-26 से 2028-29 तक इस योजना अवधि में 19.91 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इसमें केंद्र की राशि होगी 10.45 करोड़ और राज्य की होगी 9.46 करोड़। ये आंगनबाड़ी केंद्र और उसके में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और पर्यवेक्षक के जो पद होते हैं वो मंजूर हुए हैं। 66 केंद्र हैं, 66 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 66 ही आंगनबाड़ी सहायिका और 2 पर्यवेक्षक, सेंटर के साथ साथ मैन पावर। कैंपा का जो फंड होता है, जो हमारी वन भूमि डाइवर्ट होती है, तो उस भूमि के डाइवर्जन की जो राशि होती है वो कैंपा फंड में जाती है भारत सरकार, और वे भारत सरकार से संबंधित राज्यों को वापस आती है। तो 1478.38 करोड़ के उपयोग की स्वीकृति, जो कैंपा का फंड हमारे हिस्से का हमको मिला है, उसके उपयोग की स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के काम होंगे। वृक्षारोपण, लैंडस्केप के आधार पर बिगड़े वनों का सुधार, नदियों के पुनर्जीवन, जल ग्रहण क्षेत्र के वनीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य, ग्रामीणों की आजीविका, ग्रामों की सीमा से लगे वन क्षेत्रों में बांस प्रजाति सहित वृक्षारोपण, वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र के गांवों में स्वैच्छिक विस्थापन, बफर क्षेत्र सहित संरक्षित क्षेत्रों में रहवास का विकास, नगर वनों की स्थापना, वन एवं वन्य प्राणी संबंधी अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीणों की क्षमता विकास, ये सारे कार्य हैं जो ऑलरेडी उसमें नोटिफाइड होते हैं। कैंपा की राशि केंद्र सरकार से प्राप्त करने में राज्य शासन ने सफलता प्राप्त की है और कार्यों का अनुमोदन भी करा लिया है। सर, ये अमाउंट फिर से बता देंगे कैंपा? 1478.38 करोड़ ये वार्षिक कार्य योजना में ये राशि हमको मिली है, जो हमारी ही राशि हमारे ही वन क्षेत्र के डायवर्जन के बाद जो होती है उसको समय समय पे हम उसको प्राप्त करते हैं और उस पर फिर वन क्षेत्र के सुधार में अन्य कार्यों में लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल।